वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड, यानी कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये बात तो हम शुरू से ही मानते हैं। सीडीपी पढ़ रहे हैं तो बच्चे को हम क्रिएटिव मानते हैं, उसके अंदर इन हैंड एबिलिटी होती है, यानी उसके अंदर अंतर्निहित शक्ति होती है सीखने के लिए। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, यानी उन बच्चों को कमज़ोर इस प्रकार का मान के उनके प्रति दया और सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। तो ये बात तो गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं कहता। बच्चों को अपाहिज शब्द मंदबुद्धि इस प्रकार से कैटेगराइज हम बच्चों को नहीं करेंगे। केवल प्रतिभाशाली जो एवं योग्य जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ही ध्यान दें, तो ऐसा भी नहीं है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए। सभी बच्चों को उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए उनके तरीके से सिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये बात पहली जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, यानी जो एक मल्टीकल्चरल क्लासरूम है उसमें एक असेसमेंट करते समय टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, यानी असेसमेंट टूल की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को देखेंगे। भाई ये असेसमेंट टूल कितना वैलिड है, उस हिसाब से यूज करेंगे। तो ये कहना तो गलत होगा। दूसरा, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा, यानी जैसा स्कूल मैनेजमेंट कहेगा उसी प्रकार करेंगे, ना कि बच्चों को ध्यान में रखेंगे। ये कहना भी गलत है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट टूल, ये कहना भी गलत है। लास्ट है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है उसको ध्यान में रखेंगे हम। तो ये बात सही है। जब एक कल्चरल क्लासरूम है तो उसमें आप जो अपने बच्चे हैं उनकी सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट को ध्यान में देखकर असेसमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, टू डील विद डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम ए टीचर नीड्स टू, यानी कि अपनी कक्ष में विविधता को संभालने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, यानी जो जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट से बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वैल्यूज हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, कहना गलत है। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, यानी कोई बच्चा कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, सुंदर नहीं दिखता, उसके आधार पे उनको जांचना चाहिए, कहना भी गलत है। तीसरा है, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ये बात सही लग रही है। समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान न देने की आवश्यकता है, यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। तो ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is a correctly matched pair of learners and their primary characteristics, यानी कि जो दिए गए हैं उनमें सही मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम, जो सुन नहीं सकता वो बच्चा क्या करेगा, देखते हैं। दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, ये कहना तो गलत है। ठीक है, यानी कि जो श्रव्य है तो सुन नहीं सकेगा ना, देख तो आराम से सकेगा। पठन अक्षमता अधिक कम करता, यानी जो डिसलेक्सिक जो लर्नर होते हैं उनको क्या होता है, पढ़ने में परेशानी होती है। अगर पढ़ने में परेशानी होगी तो सीधी सी बात है लिखने में भी होगी। जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, ये बात सही है। तीसरा है, क्रिएटिव लर्नर्स अति सक्रिय होते हैं, स्लो होते हैं। बच्चा का जो क्रिएटिव है तो अति सक्रिय नहीं होता है, यानी कि हाइपर एक्टिव चीज़ अलग होती है। ठीक है, तो ये कहना भी गलत है। तीसरा है, अटेंशन डिफिशिएंट लर्नर्स, यानी जो ADHD होते हैं
वो यहाँ आ सकता है हाइपर एक्टिव। ठीक है, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनमें हाई मोटिवेशन होता है, लंबे समय तक अवधान यानी कि ध्यान से काम कर सकते हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल ही उल्टी चीज़ कह दी है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर होगा। जो जो डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं उनमें पढ़ने में और लिखने की फ्लुएंसी में दिक्कत आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट ए सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो ADHD जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनके लिए एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, नोट है। पहला एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, यानी जो काम है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों सिखाना तोड़ के। ठीक है, तो ये बात तो सही है। जो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है वो ज़्यादा एक लंबे टास्क को एक साथ नहीं सीखता, इसलिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम सिखाते हैं। तो ये कहना सही है, यानी कि अपने से नोट पूछा गया है तो ये तो नहीं आएगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी कि अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग। जब एक बच्चा नहीं सीख पाता है तो उसके लिए दूसरा चूज करना, तो ये कहना भी सही है। तीसरा, उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, यानी जब हाइपर एक्टिव होता है बच्चा तो उसको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं ताकि उसकी हाइपर एक्टिवनेस कम हो सके। तो ये कहना भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है अपना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ये कहना गलत है कि उनको डांटना पिटाई करना, तो ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट, यानी जो समावेशी शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग जो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, इंक्लूड चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सिर्फ डिसेबल बच्चों को ही इंक्लूड नहीं करती, वो सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करती है। तो ये कहना गलत है। ठीक है। दूसरा है, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों के ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करे। यानी ये कह रहा है कि बच्चे कहीं से भी आए, चाहे वो शारीरिक रूप से बौद्धिक सामाजिक भाषिक कैसे भी हों, उन चीज़ों को ध्यान में रखे बगैर सभी को शामिल करे। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन देख लेते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने, यानी ये कहना भी गलत है। यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको स्पेशल स्कूल में डाल दें। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं कहा जाता है। तीसरा है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देती है, एम्फेसाइज द नीड ऑफ प्रमोट चिल्ड्रन टू द गर्ल चाइल्ड ओनली। तो ऐसा कहना भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा कैसा भी हो, कहीं से भी आए हो, शारीरिक या बौद्धिक या फिर भाषाई क्षमताएं कुछ भी हों, उनके अकॉर्डिंग या उनको ध्यान में ना रखते हुए बच्चों को शिक्षा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक माध्यमिक कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं वहाँ शिक्षक को चाहिए कि, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यानी ये कह रहा है कि एक कक्षा ऐसी है जिसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट लर्नर हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी जिनके माता पिता या दादा दादी कभी स्कूल नहीं गए, उनके घर में स्कूल जाने वाले वो पहले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्लास है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखते हैं। अभिभावकों को बुलाकर कहें कि यदि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाएं। तो ये कहना तो गलत है कि बच्चा उनसे अगर पढ़वाना है तो अलग से ट्यूशन लगवाएं। दूसरा है, अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दें कि वे किस प्रकार अपने इस बच्चे को धनवेर कर रहे हैं। यानी कि टीचर कहे कि ये बच्चा तो मतलब आप भी नहीं पढ़े तो आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर दिए, कहना भी गलत है। बच्चों को समझने के लिए उनसे बातें करें तथा कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरक बनाए। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं सही लग रही है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें और शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो ये बात नेगेटिव चली जाती है, इसको भी नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें जो है ये दिए गए हैं, इनमें करेक्टली इनको करना है मैच। ठीक है, तो देखते हैं।
जो गिफ्टेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनमें क्या होती है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, सीधी सी बात है, जो ऑप्शन डी है, एबल टू लर्न क्विकली एर इंडिपेंडेंसी, ये बात सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो जल्दी से सीख जाते हैं और स्वतंत्र होते हैं। देखिए थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि हिंदी वाले जो साथी हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। हाँ, शीघ्रता से वो समझ जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो लर्निंग जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनमें लैक रीडिंग फ्लुएंसी, ये बात सही है। क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिव कैन थिंक ओरिजिनल सिचुएशंस, तो ये भी हो जाएगा। और अटेंशन डिफिशिएंट, जो ADHD या हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, सीधी सी बात है, जो ADHD के बच्चे होते हैं वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ अपने जो ऑप्शन हैं वो रहने वाले हैं, यानी कि A का D रहेगा, बाकी फिर ABC, ठीक है, DABC। अब देखते हैं कुछ ऑप्शंस। अपना था DABC, तो DABC कौन से में है, इसमें तो नहीं है। DABC ऑप्शन नंबर जो 2 है अपना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो समावेशी शिक्षा है किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन देख लेते हैं। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये बात तो बिल्कुल आसान है, सीधा सटीक आंसर हो जाएगा। जो समावेशी शिक्षा है वो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन, इंक्लूजिव कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना, सेग्रेगेशन की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव चीज़ है, हटा देंगे ऑप्शन को। दूसरा है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ओहो, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, तो इसको भी हटा देंगे। तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात तो सही लग रही है कि सभी बच्चों को रेगुलर क्लासरूम में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये बात सही है। यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, तो ये बात भी किसी तुक वाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी जो भारत है वो भाषा विविधताओं से भरा हुआ देश है, यानी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है, यानी कि इस बारे में कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं। पहला है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा के प्रयोग करने से दंडित किया जाना चाहिए। पहली और दूसरी क्लास के बच्चे को अगर हम उसकी मातृभाषा बोलने से रोकेंगे तो ये तो बात गलत है, दंडित करेंगे, गलत बात है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो और शिक्षा के लिए अपना, यानी कि जिस शिक्षा भाषा में स्कूल चलती है उस, अगर बच्चा वो भाषा बोलना जानता है तभी उसको एडमिशन दिया जाना चाहिए, तो ये बात भी कहना गलत है, कोई तुक ही नहीं बनता। तीसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं के अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात सही है कि जो पहली दूसरी का बच्चा है, यानी छोटा बच्चा है, उसको हम सोचें कि हम दूसरी लैंग्वेज सिखाएं, इससे अच्छा है कि जो टीचर है वो सभी भाषाओं का सम्मान करे और एटलीस्ट एक्सप्रेस करना बच्चा अपनी ही भाषा में सीख के बाद में उसको जो चाहे वो भाषा सिखा सकते हैं, ये बात कहना सही है। लास्ट है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापकों उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये कहना भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल वाइल डीलिंग विद पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन मस्ट, जो गरीबी से पीड़ित बच्चे हैं उनके साथ स्कूल को किस प्रकार का जो व्यवहार है वो करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। सही ध्यान के लिए उन्हें पृथक करते हुए, पृथक करना ही नहीं है, सेग्रेगेशन की बात आ गई, हटा दीजिए ऑप्शन, ठीक है। व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करना, यानी कि उनसे
हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर के लिए एक्सपेक्टेशंस करना, तो ये बात भी कहना गलत है। हम क्या ये कहेंगे कि बच्चा गरीब बैकग्राउंड से, गरीबी से पीड़ित है तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो ये कहना भी गलत है। तीसरा है नियमित रूप से विद्यालय में न आने कारणों को बिल्कुल ही सहन नहीं करना चाहिए, तो ये कहना भी गलत है। शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपना आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सकें, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर, एक जो समावेशी की कक्षा है वह है जहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, यानी तब तक हम असेसमेंट करते रहें जब तक हमें जो एक न्यूनतम क्राइटेरिया है वो प्राप्त न हो जाए, बिल्कुल गलत है बात। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, यानी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उनसे ही पढ़ाते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं कराते हैं, तो ये कहना भी गलत है। समस्याओं का एकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल सॉरी, तो ये कहना भी गलत है। देखते हैं अगला, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगम करवाए, ये बात कहना सही है। हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, तो देखिए ये तो नहीं होगा, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ये कथन सही हो जाएगी कि जो अधिगम करता है उसके अकॉर्डिंग टीचर को लर्निंग स्टाइल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, बिल्कुल गलत बात है, यानी अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं तो वो शिक्षक के लिए चुनौती है, तो ये कहना गलत है। दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, तो ये कहना भी गलत है। डाइवर्सिटी होगी तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, तो ये कहना भी गलत है, बाधा नहीं होती। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ये बात बिल्कुल सही है, एक रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। देखते हैं, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। सेग्रेशन की बात आ गई तो हम बिल्कुल हटा देते हैं ऑप्शन। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, आजकल पीटीएम वगैरह होती हैं, उसके विपरीत बात कह रहे हैं तो इसको भी हटा देते हैं। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि देखिए ये कह रहा है कि जब सांस्कृतिक और भाषिक रूप से बच्चा वैविध्यपूर्ण कक्षा है, मतलब इसको निश्चित करने के लिए स्पेशल कैटेगरी में बच्चा है या नहीं है, तो उसके असेसमेंट जब बच्चा टीचर करेगा तो उसको जो असेसमेंट है वो किसके आधार पर करनी चाहिए, जो बच्चे की मातृभाषा है उसके आधार पर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधतापूर्ण क्लास है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। और पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, यूज स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट, देखिए दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, अगर पर यहाँ पे ज़्यादा जो सही आंसर होगा वो हम कौन सा मानेंगे, टीचर जो है वो स्पेशलाइज नहीं है किसी भी बच्चे को स्पेशल कहने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, वैसे कैटेगराइज नहीं करते बट स्पेशल कैटेगरी में डालने के लिए टीचर नहीं कर सकता, उसके लिए जो पारंगत स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, अथोराइज्ड जो पर्सन होते हैं वो ही कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, वाइल टीचिंग ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड टीचर शुड, जब एक एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ा रहा है टीचर तो उसको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब उसकी जो कंडीशन है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, समान
ट्रीटमेंट बच्चे के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट। ऑप्शन है हमारे पास, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। दूसरा है, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाते हैं तथा उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। देखिए, जो पूछा गया था वो ये था कि इंक्लूसिव क्लासरूम में, स्कूल में कौन से क्वेश्चंस, मतलब एक ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना था क्योंकि एक्सेप्ट लिखा था के अलावा, जो समावेशी विद्यालय की जो बात है उसको अलग करता है। तो देखिए, जो ऑप्शन 4 है इसमें अलग करने की बात की गई है, जो गलत है इंक्लूसिव परिप्रेक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो के अलावा पूछा गया था, ठीक है, यानी जो नेगेटिव चीज़ है वो पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस दैट यू एक्सेप्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। यानी कि जो ऐसी कौन सी सबसे प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। देखते हैं, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, यानी हम उनको बताएंगे कि भाई हमें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो बच्चा अच्छा कर पाएंगे, तो ये कहना तो गलत है। दूसरा है कि आप उनकी सफलता उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, यानी हम बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएं कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। तो ये बात सही है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, तो ये कहना भी गलत है। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के प्राय तुलना नहीं करनी, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, यानी सेग्रेगेशन कौन सा एक उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। देखते हैं, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यानी ये विभेदीकरण का कोई उदाहरण नहीं है, तो ये सही हो सकता है। दूसरा है, मध्याह्न भोजन के लिए दलित बच्चों को अलग बैठाया जाए, तो ये सेग्रीगेशन है कि बच्चों को अलग बैठाया जाए। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित, तो मतलब ये भी सेग्रीगेशन है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, तो ये भी एक सेग्रीगेशन या अलग करने का वो है। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है एडवोकेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। जो RT एक्ट 2009 है वो किसकी वकालत करता है, सीधी सी बात है इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।